आशीष, एक तो निफ्टी पे अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने अभी तक पोजीशन नहीं ली थी, कोई गैप हो जाता है तो कई बार ट्रेडर्स रुक जाते हैं, वापस नीचे आ गया बाजार। एक बार हिम्मत करके जुटाएं कि एक्सपायरी है सामने तो एक वापस पुल बैक मिलेगा, एक तो निफ्टी पे, और दूसरा एक एलएनटी पे मेरे को बताइएगा। जिन्होंने रिजल्ट के हिसाब से एलएनटी ट्रेड किया है, एक बार प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएं क्या? ओके, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। निफ्टी के ऊपर जिन्होंने पोजीशन नहीं बनाई है उनके लिए मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि अभी भी थोड़ा रुक जाए। एक लेवल में वॉच कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, जो है 8030 का। जब तक हम इसके नीचे हैं तो नई लॉन्ग पोजीशन बनाने की सोच नहीं करनी चाहिए अभी। अगर हम 8030 के ऊपर निफ्टी को जाते हुए देखते हैं तो लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। उसके लिए मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 8000 का, और लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 8075 का। वेट एंड वॉच पॉलिसी अभी फिलहाल अपनानी चाहिए इंडेक्स के ऊपर। दूसरा आपने कहा एलएनटी। अभी एलएनटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एलएनटी फिलहाल करीबन ट्रेड कर रहा है 1377 के करीब, अराउंड 47-48 पॉइंट्स ऊपर की तरफ चल रहा है। मैं मानता हूं कि 1380 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो जिनके पास ये पोजीशन है वो बनाए रखे। 1380 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है तो और इसमें एक स्ट्रेंथ आएगी जो इस स्टॉक को करीबन 1395 तक, यानी 1400 रुपए के करीब तक लेके जा सकती है। तो जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड रखे, नई पोजीशन बनाने की फिलहाल सलाह नहीं होगी जी। इसके अलावा आज के सेशन में एक और खास बात है कि बहुत दिनों के बाद सभी केमिकल शेयर्स मिलकर चल रहे हैं, दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करें। कुछ स्टॉक्स आप देखिए, कीरी डाइज 6% ऊपर है, लेवल देखा जा रहा है 261 का, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। चैम्फेब एल्कलीज अगेन केमिकल स्पेस का शेयर 5.5% की मजबूती 231 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। सुदर्शन केमिकल वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, 5% ऊपर है, 324 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। थिरुमलाई केमिकल 5% का मूव, 623 का लेवल। साथ ही आप देखिए भागीरथ इंडस्ट्रीज को, यहाँ भी अच्छी मजबूती है। तो ज्यादातर केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छा रुझान आज के सत्र में देखा जा रहा है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आई है, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक मन्नापुरम फाइनेंस को आप देखिए, यहाँ भी एक रिबाउंड दिखा है लोअर लेवल से, स्टॉक 4.5% की मजबूती लेकर 77 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। हाल ही की कमजोरी के बाद तो यहाँ एक थोड़ी सी वाइब्रेंसी दिख रही है। लेकिन मिस्टर सिन्हा, अब जो 2-3 इवेंट हैं दिसंबर मंथ में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्रंट पर, उनको लेकर आपकी क्या प्रोजेक्शंस हैं? यूएस फेड से रेट हाइक होगा, ये तो एक प्रोबेबिलिटी मानी जा रही है, लेकिन अब क्वांटम ऑफ रेट हाइक क्या होगा इस पर काफी चर्चा हो रही है। आपकी सोच इस पर क्या है? और दूसरा आरबीआई पॉलिसी, दोनों को लेकर क्या उम्मीद है आपको? देखिए, मैं समझता हूं कि ये दोनों इवेंट्स के आउटकम कंट्रास्टिंग होंगे। यूएस फेड रेट हाइक अनाउंस करेगा और करीब 25 बेसिस पॉइंट का अनाउंस करेगा, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी पॉलिसी रेट में कटौती अनाउंस करेगा और वो 25 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट का हो सकता है। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ये पॉलिसी दर में कमी जो है, ये विल नॉट बी द फर्स्ट एंड द लास्ट। मुझे लगता है कि अभी से लेके अगले 12 महीने में करीब 100 बेसिस से लेके 150 बेसिस पॉइंट की कटौती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने रेट्स में अनाउंस कर सकती है। और इससे ही रिलेटेड जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो ये है ना कि शायद फेड रेट अगर अनाउंस होगा तो उसके बाद जो फॉरेन पोर्टफोलियो फ्लोज हैं क्या वो और नेगेटिव हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि अगर आप देखिए तो बाय एंड लार्ज आई थिंक 90 to 95% प्रोबेबिलिटी है कि फेड रेट में बढ़ोतरी की अनाउंसमेंट आएगी। तो मैं अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूं तो क्या मैं उस अनाउंसमेंट के लिए वेट करता रहूंगा? मेरी पोर्टफोलियो मूव्स तो पहले से शुरू हो गई होगी और वो दिख भी रहा है, जिस तरह से इमर्जिंग मार्केट से फॉरेन फंड्स की आउटफ्लो शुरू हुई है, तो वो शायद ऑलरेडी हमारे ख्याल से हमारे सामने है। हमें इस बात से वरीड होना चाहिए कि क्या हमारी जो लोकल इशू है डिमोनेटाइजेशन की, उसके कारण क्या फॉरेन पोर्टफोलियो फ्लोज इंडिया में बहुत ज्यादा नेगेटिव होंगे। मेरा कॉल है कि अगर मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो मेरे लिए ये रिस्क है कि मैं इस इवेंट के कारण अपना पैसा इंडिया से पुल आउट करूं, क्योंकि डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन और फॉरेन पोर्टफोलियो फ्लोज की जो आप देखें रेशियो, पहले उन एफआईआईज की ओनरशिप मार्केट में करीब होती थी 25% के आसपास, और बाकी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की मिला जुला के होती थी करीब 6 से 8% के बीच में। अब ये परसेंटेज 12% के आसपास आ गया है।
तो ओनरशिप की लेवल अगर चेंज हो जाती है इस लेवल पे, तो मैं अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हूं तो मैं अबैंडन तो नहीं करूंगा मार्केट को। जी चलिए, शुक्रिया मिस्टर सिन्हा समय देने के लिए जी बिजनेस को, अपने व्यू शेयर करने के लिए मार्केट्स पर। अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर दिलीप भट्ट हैं, जॉइंट एमडी हैं प्रभुदास डीलर के। मिस्टर भट्ट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी शो। आई एम श्योर पिछले 7-8 सेशंस में काफ़ी वरिड कॉल्स आपको अपने क्लाइंट्स की ओर से मिली होंगी, जिस तरह का टर्बुलेंस मार्केट में देखा है, फिर चाहे वो यूएस इलेक्शंस के बाद आया हो या फिर डिमोनेटाइजेशन के बाद आया हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपने अपने क्लाइंट्स को भी राय दी क्या है? देखिए, दोनों फैक्टर्स, यूएस इलेक्शंस और डीमोनेटाइजेशन, दोनों क्लब हो गया है यहाँ पर, और ये काफ़ी हद तक एक शैडो कास्ट कर रहा है अपना। और अगर हम देखें कि इमीडिएटली में ये डीमोनेटाइजेशन है, जो एक ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस इट्स वन ऑफ द बेस्ट मूव दैट यू कैन एवर थिंक अबाउट फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, फ्रॉम द इकोनॉमी, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ स्पेकुलेशन यहाँ पर इतना ही है कि ये जो डिसरप्टिव अप्रोच आ गया है यहाँ पर, ये शायद 1 क्वार्टर रहेगा, 2 क्वार्टर रहेगा, या 3-4 क्वार्टर रह सकता है। तो यही स्पेकुलेशन और यही फियर की वजह से थोड़े बहुत नर्वसनेस है मार्केट में। तो हम यही कह रहे हैं लोगों को कि शायद इमीडिएटली अप टू दिस दिसंबर क्वार्टर एंड मे बी अप टू दिस मार्च क्वार्टर इसका इम्पैक्ट रहेगा। वन शुड बी लिटिल केयरफुल। एज इट इज, प्राइसेस वर अहेड ऑफ द फंडामेंटल्स, और अगर अभी इसमें रिकवरी और डिले हो जाती है अर्निंग्स ग्रोथ में, तो उसका भी इम्पैक्ट आ जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यही मौका रहेगा बाय विच दे कैन स्टार्ट एक्वायरिंग गुड शेयर्स, बिकॉज दे हैड रन अवे सो मच इन द लास्ट 6 months to 12 months। ठीक है, और यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि अगर आप ग्रेजुअली इसको एक्वायर करो ओवर लास्ट फॉर नेक्स्ट 12 to 15 months।